हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वाली सीरीज में हम लोग आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दोबारा लेके आते हैं जिनमें आपने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ की थी। तो मैं आर डी श्रीवास्तव न्यू लाइट प्लेटफॉर्म से आप सबका स्वागत करता हूं। और परसों संडे को 20 नवंबर वाले टेस्ट में जो ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चों ने गलत किए, बहुत लोगों के गड़बड़ हुए, तो उसमें देखना है कि क्या गड़बड़ हो जाता है, क्यों हो जाता है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे फिर कलेक्ट हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या आप लोगों ने गड़बड़ करी है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो इन दोनों स्केल के बीच में रिलेशन क्या है? तो हम जानते हैं कि सपोज ये दो स्केल है, स्केल 1, स्केल 2। तो दो पॉइंट्स होते हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट। दोनों स्केल में वो टेम्परेचर लिख देते हैं। तो केल्विन स्केल में ये होता है 273 और फ़ारेनहाइट में ये होता है 32। और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाला स्टीम पॉइंट जिसे कहते हैं, ये 373 और ये होता है 212। और बीच के डिविजन जो भी हों, और सपोज मान लो मुझे कोई टेम्परेचर इस पे अगर के है और इस पे अगर एफ है, तो मुझे पता करना है कि के दिया है तो एफ कितना है, एफ दिया है तो के कितना है। तो डेफिनेटली आपको क्लास में ये जरूर बताया होगा सर लोगों ने क्या रिलेशन है, कैसे लिखते हैं। देखिए के माइनस आइस पॉइंट 273 अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, तो 373 माइनस 273 इक्वल टू, यही काम इसमें भी करेंगे, एफ माइनस 32 और 212 माइनस 32। अब ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर मुझे फ़ारेनहाइट में मालूम है तो केल्विन में निकाल सकते हैं, केल्विन में मालूम है तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है के बराबर जीरो है, तो वैल्यू रख दीजिए। 0 माइनस 273 ये 100 आ जाएगा। एफ की तो वैल्यू निकालनी है तो इसकी कोई वैल्यू ना रखिए, नीचे 180 आ जाएगा। काट दीजिए 20 से, तो ये 5 इंटू 9 आ जाएगा। तो माइनस 273 इंटू 9 इक्वल टू 5f माइनस 5 इंटू 32। अब इससे बड़ा तुम्हें f निकालना है। तो देखो अगर यहां से f निकालोगे तो ये, अब तो ये गुणा भाग है भाई, कर लोगे है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करो खुद भी, इसको इधर ले जाओ, ये प्लस 160 हो जाएगा। और f को यहां से निकालोगे तो माइनस 459, सॉरी 459.5 आएगा। तो नियरली ये माइनस 460 आंसर हो जाएगा। और ये मेथड का पैटर्न याद रखिए, कोई भी दो टेम्परेचर स्केल हो तो उसमें दो फिक्स पॉइंट होंगे, आइस का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी हेल्प से हम रिलेशन लिख सकते हैं। फॉल्टी थर्मामीटर वाले भी इसी कॉन्सेप्ट से किए जाते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आसानी से हो गया। और 7458 बच्चों ने इसको गलत किया, तो काफी सरप्राइजिंग है ये, इतने ज्यादा बच्चों ने इसको गलत कर दिया, नहीं होना चाहिए था, काफी सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When a spring is stressed by 2 centimeter, it stores 100 joule of energy. If it is stressed further by 2 centimeter, the stored energy is increased by। तो स्टोर्ड एनर्जी होती है U इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, where x is the either stretching or compression from its natural length। तो ये स्प्रिंग थी कोई, मान लीजिए ये नेचुरल लेंथ थी, तो यहां पर स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और सपोज इसको हम कोई एक लेंथ ए स्ट्रेच कर देते हैं और पोटेंशियल एनर्जी U0 है, तो इसका मतलब है हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू U0 है। अब सपोज इसको हम नेचुरल लेंथ से एन ए स्ट्रेच कर देते हैं, U इज इक्वल टू UN, तो एनर्जी हाफ के और एन ए का स्क्वायर, तो देखो एन स्क्वायर इंटू हाफ के ए स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर U0 हो जाएगा। तो पहले एनर्जी 100 जूल थी और दैट इज इक्वल टू हाफ के, एंड सपोज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। अब ये स्प्रिंग ये थी, पहले 2 खींची गई और फिर उसके बाद 2 और खींची गई, तो अब 2 इंटू 2 हो गया, तो हाफ के इंटू 2a का स्क्वायर, ये मान लीजिए U है, तो हाफ के 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो 4 हाफ के ए स्क्वायर, और हाफ के स्क्वायर इज 100, तो 4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 400। तो स्टोर्ड एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय, तो 400 माइनस 100 ऑलरेडी स्टोर थी जब 2 सेंटीमीटर हमने खींच रखा था, फिर 2 और खींचा तो 400 हो गई, तो कितनी बढ़ी, फर्दर 2 सेंटीमीटर खींचने में कितनी बढ़ी, 300, माइनस कर दीजिए, तो ये आंसर था इसका 300 जूल। और एक चीज और ध्यान रखिए भाई, यह एन स्क्वायर आ गया है ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्क्वायर वाले रिलेशन फॉलो करेंगे। कैसे, देखिए अगर मैं ए खींचता हूं, फिर मैं 2a खींचता हूं, फिर मैं 3a खींचता हूं, तो अगर U है या U0 है तो ये 4U0 होगा, ये 9U0 होगा, और अगर 4a खींच दूंगा तो स्टोर्ड एनर्जी 16U0 होगा। और ऑड नंबर थ्योरम भी इसमें चलेगी, ए से 2a करने में तुम्हें एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी 3U0, इसमें 5U0 और इसमें 7U0, 3 5 7 ऑड नंबर वाला है। जीरो में एनर्जी 0 थी, तो 0 से a करने में U0, तो जैसे पार्टिकल को नहीं ड्रॉप करते थे, पहले सेकंड में जो एनर्जी लगी या डिस्टेंस गिरा, अगर वो x है तो दूसरे में 3x, तीसरे में 5x, तो पहले ए को खींचने में जितना वर्क हुआ वो अगर W है तो दूसरे ए खींचने में 3W, फिर 5W, फिर 7W। और जितने भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये याद रहता है, तो अगर उनसे ये क्वेश्चन करने को कहा जाए तो ये सब कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे कहेंगे 2 सेंटीमीटर खींचने में 100, तो नेक्स्ट 2 खींचने में 300, तो टोटल हो जाएगी 400।
उसके बाद दो और खींचोगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 500। यानी अगर 2 सेंटीमीटर और खींचना चाहें तो फिर मुझे 500 जूल का वर्क करना पड़ेगा, या स्टोर एनर्जी इतने अमाउंट में बढ़ जाएगी। चलिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए। Cord is used to lower vertically a block of mass m by a distance d with a constant downward acceleration g by 4। तो ये हमारे पास ब्लॉक हो गया, ये कॉर्ड हो गया। अब इसको नीचे गिराया जा रहा है और एक्सेलरेशन g बाई 4 है, तो इस पे दो फोर्स लगेंगे। कौन कौन से? इधर mg और इधर टेंशन। तो टेंशन का वर्क डन बाई कॉर्ड पूछा है, तो वर्क डन बाई कॉर्ड का मतलब है वर्क डन बाई टेंशन। तो टेंशन तो ऊपर लग रहा है, तो टी कितना गिराया गया है? डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 180। यस, टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो दोनों के बीच में एंगल 180, तो कॉस 180। टेंशन निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? न्यूटन्स लॉ लगा के। mg माइनस टी इज इक्वल टू mg बाई 4, तो टेंशन इज इक्वल टू mg माइनस mg बाई 4, तो टेंशन इज इक्वल टू 3 mg बाई 4। तो रख दो 3 mg बाई 4, डिस्टेंस d है और ये -1 है, तो -3/4 mgd है। कोई आंसर? थर्ड वाला है, देखो थर्ड वाला आंसर है ना। 1176 बच्चों ने गड़बड़ किया। गड़बड़ क्या होगा? कई लोगों ने cos 180 ध्यान नहीं दिया होगा, उनका आंसर 3 mgd/4 होगा। अब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि निकाला जा सके कि मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर क्या दिया। अगर निकलवाया जाए तो जितने लोगों के गलत हुए हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने यही आंसर दिया होगा। चलिए, तो cos 180 फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ज्यादातर जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी दिया जाता है तो फोर्स निकालते हैं -du/dx इज इक्वल टू एफ, और ये वन डायमेंशनल का होता है, लेकिन यहाँ पे तो x भी है y भी है। तो फोर्स में क्या होगा? एक्चुअली फोर्स बराबर माइनस डाइवर्जेंस ऑफ f होता है ना। तो ये क्या होता है ये भी बता दें। माइनस डेल u बाई डेल एक्स आई प्लस डेल u अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल u बाई डेल जेड के। ग्रेड ऑफ लिखने का मतलब ये, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे। तो अब इसको आप डिफरेंशिएट करना है, ये मानते हुए यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करना है, तो y तुम्हारा कांस्टेंट है, तो माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 20xy बाई जेड आई कैप, और डेल बाई डेल वाई ट्वेंटी एक्स वाई बाई जेड और प्लस
डेल बाई डेल जेड 20xy बाई जेड और ये पूरा ब्रैकेट बंद। ये एक्सप्रेशन हो गया। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बस यू की वैल्यू रख दी है जो दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे, है ना। तो क्या होगा, 20yz बाहर आ जाएगा, 20y/z बाहर आ जाएगा और बचा क्या, इधर करते हैं 20y/z बाहर और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स है तो ये तो 1 होता है, तो यहां 1 कर दिया तो ये आई आ गया प्लस इसमें y के रेस्पेक्ट में करना है तो x और z कॉमन कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 20x/z और डेल ऑफ डेल y ऑफ y इज 1 तो इतने j हो गया। ये थोड़ा मामला गड़बड़ है, 20xy बाहर हो गया और ये डेल बाई डेल जेड, अब 1/z है तो z की पावर -1 तो माइनस जेड की पावर -2 तो ये हो जाएगा माइनस और नीचे आ जाएगा जेड स्क्वायर, ये मेरे पास, और टाइम्स के तो है ये के कंपोनेंट है। अब देखो कौन सा आंसर मिल रहा है, अभी ये माइनस बचा है तो ये दोनों टर्म निगेटिव होंगे या पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सेकेंड आंसर है, देखो मिल रहा है -20y/z आई -20x/z जे और प्लस ये माइनस गया ना तो ये दोनों माइनस हो गए और ये वाला जो माइनस था प्लस हो गया तो 20xy/z²। तो ये फोर्स लग रहा है इस और इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी इलेक्ट्रोस्टेट आएगा तो उसमें पोटेंशियल को इसी तरीके से डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती, सेम प्रोसीजर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर हो जाएगी माइनस ग्रेड वी, यहाँ F बराबर माइनस ग्रेड U है, सॉरी, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रेड V हो जाएगा। तो पोटेंशियल दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही निकाली जाएगी। 1 डायमेंशनल है तब आप निकालना जानते ही हो, ये दोनों टर्म अलग हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और ये 1201 लोगों ने गलत किया। ज्यादातर पढ़ाते समय टीचर्स F बराबर बस -du/dx बता देते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये 1 डायमेंशनल केस है। तो ये तीनों डायमेंशन वाला था, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट पर था, 1 डायमेंशनल केस नहीं था, 3 डायमेंशनल था। पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई एज वेल एज जेड कोऑर्डिनेट, और तब अगर फोर्स निकालना है तो हमें ये पूरा फार्मूला यूज करना पड़ता है। ये हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसको याद रख लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे तो यहाँ ई, यहाँ एफ वेक्टर है, यहाँ ई वेक्टर है और यहाँ ऐसे ही वी लिख देंगे जो एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन होगा। Two identical mass with velocity u1 and u2 collide perfectly inelastically and ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चा, ये आयंस नहीं है, ये लॉस होगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है कोलिजन में कि लॉस इन एनर्जी हाफ m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर और इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, किताबों में भी दिया रहता है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब E बराबर 0, तो वैल्यू रखते हैं
हाफ m स्क्वायर अपॉन 2m और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो m/4 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। परेशानी यह है कि ये u1 माइनस u2 है, ये u2 माइनस u1 है। क्या किया जाए? आपको दोनों सही लग रहा है, तो ये दोनों ही आंसर सही है, लेकिन अब हमें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट निकालना है। तो ज्यादातर लॉस के केस में इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, तो उस हिसाब से ये थर्ड वाले को सही माना गया है और ये आंसर हो जाएगा। अदरवाइज दोनों से आंसर सेम ही आना है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो इसका थर्ड आंसर, न्यू लाइट विल गो विद आंसर थर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। यस, थर्ड आंसर ही दिया है। और वैसे अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, मतलब मोर देन वन आंसर भी करेक्ट माने जाते, तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही सही हैं। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सावधान रहा करिए, और इस टाइप का अगर नीट में फंस जाए तो आप ध्यान रखिए कि मोस्टली फार्मूला किस फॉर्मेट में दिया जाता है, उसमें आप उसको सही मान्य करिएगा। एनसीईआरटी में भी यही लिखा होगा, तो इसलिए ये सही माना जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए मास m in traveling some distance s starting from rest under the action of a constant force। तो ये मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है और डिस्टेंस s ये चला आया। तो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? सपोज यहां पर वेलोसिटी v आ गई, तो पहले v निकालेंगे। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगाते हैं। कांस्टेंट फोर्स है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 और एक्सेलरेशन की जगह F/m इंटू एस। तो v स्क्वायर बराबर 2Fs/m। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? हाफ mv स्क्वायर आ गई। अगर u कुछ होता तो कितनी आती? काइनेटिक एनर्जी एक्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, लेकिन इनिशियल वाली तो 0 थी भाई, तो हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू रख दो 2Fs/m, और ये देखो m से m कैंसिल हो गया, F इंटू एस आ गया। मास तो आया नहीं, मतलब m टू द पावर 0। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो m की पावर 0 है। वैसे अगर यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना होती तब भी यही आंसर होता, क्योंकि तब फर्क क्या पड़ता? यहां पे u स्क्वायर होता और यहां पे भी u स्क्वायर होता, तो क्या होता? हाफ m कॉमन हो जाता। अभी ये 0 था, v स्क्वायर की वैल्यू रखी है, तब यहां पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर रख देते। देखिए, अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, u बराबर u होती, तो ये क्या बनता? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, तो 2F/m इंटू एस। और ये क्या बनता? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर की अगर हम रखते, तो हाफ m
2Fs/m, m से m फिर कट जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखो तो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगी दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स होता है, तो मास से इंडिपेंडेंट है। तो इन एवरी एक्सपेक्ट m⁻0 इज द आंसर। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, आगे से ध्यान रखना। अब देखो, ये बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए सर्टेन इनिशियल स्पीड। तो एक बॉल को किसी स्पीड से ऊपर फेंक दिया और सपोज इसका मास m है, सेम दूसरी बॉल भी सेम मास की है, लेकिन इसको 60 डिग्री के एंगल पर फेंका, लेकिन ये 60 डिग्री वर्टिकल से है। ये देखो 60 डिग्री विद वर्टिकल है, तो ये कुछ ऐसे जाएगी और ये कुछ ऐसे जाएगी, फिर लौटेगी। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज विल बी। तो सपोज ये h1 हाइट तक गई और सपोज ये h2 हाइट तक गई है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी निकाल लो। अगर मैं ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानता हूं तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh1 और इसकी हो जाएगी mgh2। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल टू द सेकंड इज h1/h2। अब h1 और h2 निकालना, तो h1 कैसे निकलेगा? लगाओ, यहां पे वेलोसिटी 0 होगी, तो 0 स्क्वायर बराबर u² माइनस 2gh1, तो h1 इज इक्वल टू u²/2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो, u² साइन स्क्वायर थीटा, थीटा में एक लोचा है समझ लेना, जो फॉर्मूले में थीटा होता है वो हॉरिजॉन्टल से होता है। तो वर्टिकल से 60 है तो हॉरिजॉन्टल से 30 है, तो यहां पर आप 60 नहीं लोगे, 30 लोगे। साइन स्क्वायर 30, ये h2 है, तो u² अपॉन साइन 30 1/2, तो ये बनेगा u²/2g और 1/2 का स्क्वायर। तो h1/h2 क्या बना? u²/2g, और ये u²/2g और इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कट गए, आंसर 4:1 आएगा भाई। है कोई आंसर? चौथा वाला है, 4 की महिमा, चौथा आंसर है, 4:1 रेशियो है, फोर्थ आंसर सही हो गया। 13 से जो 65 लोगों ने गड़बड़ किया, अब मैं बता दे रहा हूं, मिला लेना, आत्मा जानती होगी तुम लोगों की। ज्यादातर बच्चों ने यहाँ 60 लिखा होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 60 लिखा होगा और आंसर गलत आ गया होगा। जल्दी में याद नहीं रहता है ना, ध्यान नहीं रहता है। ये एंगल वर्टिकल से दिया है, साइन स्क्वायर थीटा में ये एंगल हॉरिजॉन्टल से होता है फॉर्मूले में, तो इसीलिए इतने ज्यादा लोगों ने गड़बड़ किया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। On which of the following scales of temperature the temperature is negative Kelvin? बेटा केल्विन स्केल टेम्परेचर बेसिस पे बनाया गया है और एब्सोल्यूट 0 इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, उससे नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता है मत पूछो, दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ द सिलेबस, हायर फिजिक्स में बताया जाता है। तो केल्विन वाला थर्मोडायनेमिक एब्सोल्यूट स्केल होता है, उसमें टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसको याद कर लो। और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ
द एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो एक ग्राफ बनाते हैं। यहां एरिया है, यहां डिस्प्लेसमेंट है। अब बेटा मैं इसमें एक स्ट्रिप लेता हूं। और मुझे पता करना है ये एरिया क्या बताता है। तो देखो ये तो एक्सेलरेशन है और ये ds है। तो ये जो एरिया बताएगा, एरिया इज इक्वल टू ADS। अब देखो ध्यान से देखना, ए की जगह लिख देंगे V, ये V dV/ds और इंटू ds। तो ds कट गया। तो ये जो एरिया आया है DA, इस छोटे से एरिया को मैं DA लिख देता हूं। तो DA इज इक्वल टू इंटीग्रल DA इज इक्वल टू इंटीग्रल V dV, एंड दैट इज इक्वल टू, सपोज ये मैं एरिया ले रहा हूं, ये S1 था, ये S2 था, तो यहां की वेलोसिटी V1 है, यहां की वेलोसिटी V2 है। तो दिस एरिया इज डेल्टा A इज इक्वल टू V1 से V2 V स्क्वायर dV है। तो ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो डेल्टा A इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ऐसा करता हूं M से, ये देखो बॉडी के मास से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। दिख रहा है ना ध्यान से, यहां ध्यान से देखना, ये एरिया ADS, ए की वैल्यू, इंटीग्रेशन, और ये चालाकी है। अब ये क्या है, ये वाला टर्म, ये काइनेटिक एनर्जी है और नीचे मास है। तो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, और काफी लोगों ने गलत किया है, तो इसको ध्यान रखना। किसी भी ग्राफ का एरिया y और x में अगर ग्राफ है तो dA बराबर y dx होता है, और इसी को मैनिपुलेट करके चलते हैं। ग्राफ की दो प्रॉपर्टी होती हैं, स्लोप बराबर dy/dx, एरिया बराबर y इंटू dx। मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। नहीं, एक और है। टू यूनिफॉर्म ब्रॉस रॉड A एंड B ऑफ लेंथ, तो ये रॉड A है, ये रॉड B है, लेंथ L है, इसकी 2A है, रेडियस इसकी 2R है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया 4R स्क्वायर इंटू पाई, और इसका है R, तो पाई R स्क्वायर। तो ये मैंने वॉल्यूम निकाल ली, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहा है ना। तो डेल्टा V क्या होता है, V गामा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा V1 क्या होगा, पहले का वॉल्यूम, इसीलिए हमने वॉल्यूम पहले निकाल लिया था। तो वॉल्यूम हो जाएगा LR स्क्वायर पाई इंटू 4, और यूनिफॉर्म ब्रॉस रॉड है, दोनों ब्रॉस हैं, तो गामा जो भी होगा ब्रॉस का होगा, और हीटिंग भी डेल्टा थीटा तक की गई है।
डेल्टा V2 तो LR² पाई बस, लेकिन यहां पर 2 है और गामा ब्रास वही रहना है, टेम्परेचर में चेंज उतना ही है। तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 रेशियो पूछ रहा है, तो जब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए ये टर्म कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 4:2 तो 2:1 आंसर है, रेशियो इज 2:1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई कठिन नहीं था ये, जिनको भी फार्मूला आता है वो कर लिए होंगे। और अगर गलत हुआ है तो इसका मतलब है फार्मूले नहीं गलत थे, ये क्वेश्चन कहीं से गलत होने लायक नहीं था। तो अब पढ़ने का अधिकार सबको है, तो आपको भी है, तो बंद करिए वीडियो और अगले टेस्ट की तैयारी में जुट जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने बेहतरीन न्यू लाइट न्यूज चैनल पे स्वागत करता हूं। 20 नवंबर 2022 को जो आपका ऑल इंडिया नीट टेस्ट 8 हुआ था, उसमें केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन का सेशन लेके आपके सामने आया हूं। यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को बहुत ही तन्मयता के साथ सीखने वाले हैं। इसके लिए आप पूरी तरीके से एनर्जेटिक रहिए, एक्टिव रहिए। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू अ सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल कॉज द। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज करिए, अगर मैं बात करूं किसी सब्सटेंस की, यदि मैं बात करूं कोई सॉलिड सब्सटेंस की, यदि मैं बात करूं तो जैसे ही सब्सटेंस में मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, हीट देंगे, तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल होते हैं उसकी जैसे ही हम हीट देते हैं सॉलिड पार्टिकल को, सॉलिड सब्सटेंस को जैसे ही हम हीट देंगे तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो सॉलिड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल होंगे वह एनर्जी लेके अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू करने लगते हैं। इसका मतलब वो रैंडमली मोशन करना शुरू करने लगते हैं, ये रैंडम मोशन करना शुरू करेंगे। तो एक्चुअल में अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो वो दो तरीके से चेंज होते हैं। पहला, या तो उनके लेंथ या एरिया या तो वॉल्यूम में चेंज आ जाए, जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, या उनके फेज में चेंज आ जाए, फेज में, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो जब कभी हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो सॉलिड दो पार्टिकुलर फॉर्म में चेंज होता है। पहला, या तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, उसमें लेंथ में बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके एरियाज में, उसके वॉल्यूम में, या तो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल या पार्टिकल पाते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमली मोशन करने लगते हैं, और रैंडमली मोशन करने लगे तो एक्सपेंड करेगा। और अगर हम हीट को यानी टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि सॉलिड अब किस में हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता चला जाएगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे। अब सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें हीट यानी टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट हो रहा है। इसका मतलब इस केस में, इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्योंकि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल की यदि हम बात करें, अगर कोई रिएक्शन इंडोथर्मिक है और उस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, इसका मतलब क्या, वो लिक्विड बनना चाहेगा, यानी लिक्विड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसका अमाउंट बढ़ेगा, और सॉलिड का कंसंट्रेशन या उसका अमाउंट घटने लगता है, क्योंकि अब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही मूव करेगा। क्योंकि हम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो रिएक्शन जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। इट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहेगा, और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहेगा तो सॉलिड का जो अमाउंट होगा वो डिक्रीज करेगा। तो बहुत ही शानदार है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता चला जाएगा, तो सॉलिड का अमाउंट यानी इसका कंसंट्रेशन या अमाउंट बोल दो आप, घटेगा, ये डिक्रीज करता है
जबकि इसका बढ़ेगा। तो बहुत ही कंसेप्ट प्यारा था इसमें। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन दे रहा है अमाउंट ऑफ सॉलिड टू बी डिक्रीज, पहला आंसर होगा क्योंकि सॉलिड का अमाउंट डिक्रीज करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। एक बार इसको हम फिर से देखते हैं। कंडीशन क्या है कि जब हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके अंदर दो प्रकार की चेंज आती है। पहला थर्मल एक्सपेंशन होगा, यानी उसके लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में चेंज आता है। दूसरा या तो उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, मतलब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब लेंथ में, उसके एरियाज में, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सॉलिड सब्सटेंस को जैसे ही हीट देंगे तो सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो एनर्जी लेके अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट करेंगे तो वो रैंडमली डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो एक्सपेंशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो अब सॉलिड कन्वर्ट होके यानी मेल्ट होके लिक्विड में हो जाएगा, और जब लिक्विड बन जाएगा तो उस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ। इसका मतलब वो इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अब इंडोथर्मिक प्रोसेस हमको अकॉर्डिंग टू लुईस चैटेरियल प्रिंसिपल की बात करें, अगर कोई भी रिएक्शन इंडोथर्मिक हो रहा है उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि लिक्विड उतना बनना चाहेगा, और लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा तो सॉलिड घटेगा। इसी इसके अनुसार अगर देखें तो पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। यहाँ कर रहा है क्या, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज? नहीं, वो तो बढ़ेगा भाई, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लिक्विड उतना ही बनना चाहेगा तो उसकी तो कंसंट्रेशन है, उसका अमाउंट तो बढ़ेगा। तो ये गलत है। और टेम्परेचर राइज नहीं, क्योंकि अब तो एक्सपेंड यानी वो तो टेम्परेचर यूज हो ही चुका सॉलिड से लिक्विड करवाने में उसका मेल्ट पॉइंट, तो ये घटेगा, ये गलत है। तो पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ NH4HS। और बहुत ही कंसेप्ट इसमें बहुत ही प्यारा यूज होने वाला है। क्या कि जैसे मैं बात करूं, सॉलिड का कोई इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का योगदान नहीं होता। जैसे मैं इसका बात करूं, जैसे इसमें देखें तो एट इक्विलिब्रियम पे जो भी प्रेशर होगा अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होगा। एट इक्विलिब्रियम पे सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड मॉलिक्यूल का प्रेशर पे कोई योगदान नहीं होता। तो अब देखो, यानी कि एट इक्विलिब्रियम पे अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जो उसमें प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से प्रेशर लगता होगा। तो उन दोनों की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर आपको दिया हुआ है, टोटल प्रेशर P दिया हुआ है। ये कितना लगा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, और ये कितना लगा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, सॉलिड का कोई भी प्रेशर का योगदान नहीं होता एट इक्विलिब्रियम पे। जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा वो अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होगा। तो इन दोनों का जो प्रेशर कुल मिला के दिया हुआ है आपको प्रेशर P, ये कितना उसमें प्रेशर लगा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। ये कितना लगा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो डाल्टन लॉ का यहाँ पे यूज करें तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है भाई, कैसे निकालेंगे। तो अब ये इनमें जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 1 है, तो मोल भी बराबर होंगे। तो आप यह कह सकते हो कि उसमें जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा वो भी बराबर होगा। क्यों, जिससे मैं बात करूं, मान लीजिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 की बात करूं, NH3 जिसका पूछा जाता है उसका मोल ऊपर और टोटल जितना मोल होते हैं। तो यहाँ पे 1:1 रेशियो है, तो यानी इसका मोल 1 और टोटल कितना 2। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2, इसका भी हो जाएगा। इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन अमोनिया का 1/2, चाहे मोल की बात करें चाहे मोल फ्रैक्शन की बात करें, इन दोनों का सेम होगा। इसीलिए अब इसका जो मोल फ्रैक्शन NH3 का 1/2, हाइड्रोजन सल्फाइड का 1/2, तो अब इसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या होगा, कितना टोटल प्रेशर कितना लग रहा था इसमें P प्रेशर लग रहा है इनटू अब कितना उसका मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में है। हाँ, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है अमोनिया का, तो आप इसको बोल दो कि XNH3। सिमिलरली अगर हम बात करें इसका पार्शियल प्रेशर निकालें
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, P। अब उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उसमें, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल फ्रैक्शन लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग ये P और इसका मोल फ्रैक्शन निकाला हूँ 1/2। सिमिलरली अगर इसका भी निकालें तो P इंटू 1/2। ठीक, अब हमको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो Kp, जब गैसियस पार्टिकल तो Kp का यूज भी करते हैं, तो क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 गैस इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NH4HS सॉलिड। हमने यहाँ पे निकाल दिया। और सॉलिड के केस में इसकी वैल्यू हमेशा हम लोग 1 पुट करते हैं, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाएगा आपका। तो यहाँ से हम वैल्यू अगर पुट कर दें वहां पे तो आपका आंसर आ जाएगा Kp इज इक्वल टू, वहां पे पुट करें तो P/2 इंटू P/2 और P/2 हुआ, यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 पुट कर दिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो Kp इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा P² अपॉन 4 ATM स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था इसमें कि कभी भी अगर गैस दिया हो तो उसमें वहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू लिखते हैं Kp लिखते हैं, और सॉलिड के केस में पार्शियल प्रेशर 1 लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा हमने कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही अच्छा था कि भाई टोटल प्रेशर आपको P दिया हुआ है, उसमें ये इसका कितना प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, इसका उसमें कितना प्रेशर लग रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब कैसे निकालते हैं, तो टोटल प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली इनका मोल फ्रैक्शन हमने वहां से निकाला, वैल्यू पुट किया तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ग्राफ विल शो इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक्चुअल में रियल मीनिंग क्या होता है इक्विलिब्रियम का, अगर समय के साथ, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम का रियल मीनिंग समझने जा रहे हैं कि समय के साथ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, अगर उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि वह इक्विलिब्रियम में है। समय के साथ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, अगर उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि वह इक्विलिब्रियम की अवस्था में है। ठीक, और एवरी रिएक्शन, एवरी प्रोसेस, एवरी मैकेनिज्म हैज टेंडेंसी टू अटेन इक्विलिब्रियम। दुनिया की सारी चीज इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना चाहती है। ऐसा क्या है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मोस्ट स्टेबल केस होता है। सभी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम होने वाले सभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम के स्टेट में आना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मैं बात करूं कि सपोज करो ये कोई रिएक्शन है XA YB इक्विलिब्रियम ZC, हम कब बोलेंगे कि यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। बहुत ही शानदार कंसेप्ट सीखने वाले हैं। हम कब बोलेंगे कि यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा, तब हम बोल सकते हैं जब समय के साथ, हम तभी बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में होगा समय के साथ, यानी टाइम के साथ ए के कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना हो, टाइम के साथ ए के कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना हो। सिमिलरली हम ये बोल दें कि बी के कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कोई चेंज ना हो। सिमिलरली हम बोल देंगे कि सी के कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कोई चेंज अगर नहीं होगा तो हम उस केस में बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि वह इक्विलिब्रियम में है। हमने ये नहीं कहा कि सभी का कंसंट्रेशन इक्वल होगा, कंसंट्रेशन सभी का इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में तभी आएंगे जब उनके कंसंट्रेशन में कोई बदलाव ही ना हो, वो कांस्टेंट रहे। बी उस अवस्था में जो उसके पास कंसंट्रेशन था वही रह जाए, सी का जो कंसंट्रेशन था वही रह जाए, और ए का जो भी कंसंट्रेशन था वही रह जाए, उनमें बदलाव नहीं होगा, यानी समय के साथ उसके कंसंट्रेशन में कोई बदलाव ना हो, तो उसको हम बोलेंगे कि इस केस में यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो अब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि सारे का क्या कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन एट इक्विलिब्रियम पे इनका कंसंट्रेशन बदले ना,
जो रहे वही कांस्टेंट एज इट इज बना रहे, तो हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, यहाँ पे इसको हम लोग जानते हैं क्या, कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग स्क्वायर बॉक्स भी बोलते हैं, इन मैथमेटिक्स स्क्वायर बॉक्स बोल सकते हैं इसको, या इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं, एक्टिव मास, या हम इसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, या इसको आप मोलैरिटी बोल दो, मोलैरिटी। तो इसको हम 3 नाम से बोलते हैं। पहला, या तो इसको आप स्क्वायर बॉक्स बोलो इन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, या आप इसको एक्टिव मास बोल दो, या आप इसको कंसंट्रेशन या मोलैरिटी का यूज करते हैं इस बॉक्स को। तो यहाँ पे हमने देखा कि कब हम इक्विलिब्रियम में बोलेंगे कि ये रिएक्शन हुआ। यहाँ पे जो डबल हेडेड एरो का मीनिंग हम लोग समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब डबल हेडेड एरो का मीनिंग, एक्चुअल में जो डबल हेडेड एरो आपको दिख रहा है, ये यह बता रहा है कि इसमें 2 रिएक्शन हो रही हैं, 2 रिएक्शन, 2 सेपरेट रिएक्शन एक साथ हो रही हैं यहाँ पे। और कोई भी अगर जैसे जो हम चाहें अगर वो हमको मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही। जो चीज़ हमको चाहे अगर वो मिल जाए तो हम यह बोल सकते हैं कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें और इक्विलिब्रियम, इस केस में दुनिया में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जो परमानेंटली फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन होगा। इस केस में दोनों एक साथ होते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब भी अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक, और भाई हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, जहां भी हम बात करेंगे टाइम का, वहां रेट जरूर आता है। तो अगर यह रिएक्शन की हम बात करें तो रेट, यानी इसको हम बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जहां कभी भी हम टाइम की बातें करेंगे वहां रेट जरूर आता है। तो रिएक्शन, ये डबल हेडेड एरो जो आपको दिख रहा था, इसका मतलब रियल ये है कि यहाँ पे 2 रिएक्शन सेपरेट एक साथ हो रही हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है रिएक्शन, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और कोई भी रिएक्शन परमानेंटली न तो फॉरवर्ड होता है न तो बैकवर्ड होता है। और जहां कभी भी अगर हम टाइम की बात करेंगे, टाइम की, तो वहाँ रेट की बातें करते हैं कि कितना रेट, उसका कितना स्पीड से वह इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस तरीके से बातें करेंगे। तो अगर इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब कैसे हम जानेंगे कि इक्विलिब्रियम पे आ गया? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो हम बोल देंगे कि वह इक्विलिब्रियम में आ गया, वह रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे है। कब? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए। इस केस में कंसंट्रेशन कुछ भी हो, मतलब सभी का कंसंट्रेशन इक्वल हो या ना हो, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वह इक्विलिब्रियम में आ गया। और अगर इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उनके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज कुछ भी नहीं होता। ठीक, अब इसका कंसंट्रेशन, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, यही कंडीशन है क्या, कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, उस केस में इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाता है। तो अब कैसे इसको ग्राफिकली हम बताएं? तो इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। तो जैसे मैं बात करूं ग्राफिकली, ठीक, तो टाइम के रिस्पेक्ट में रेट की बातें कही जाती है, टाइम और रेट की बातें कही जा रही है। ठीक, रेट, तो शुरुआत में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों का रेट बराबर हो जाता है। उसी कंडीशन पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है। तो शुरुआत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन, शुरुआत में, इनिशियली बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ने लगता है।
बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ने लगता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि दोनों का रेट बराबर हो जाता है, और जिस कंडीशन पे बराबर होता है हम जानते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया। तो जैसे मैं बात करूं कि ये आपका आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, घट रहा है टाइम के साथ, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने लगा। एक कंडीशन ऐसा आ गया कि दोनों का रेट बराबर हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो शुरुआत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था, लेकिन समय के बीतने के अनुसार वो घटने लगा, घटते घटते यहाँ पहुँच गया। लेकिन उसी समय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने लगता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि उनका रेट बराबर होता है। तो जिस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, उसी पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो उसको यही कंडीशन भी होता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यही इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। कंडीशन भी यही है कि जिस समय इक्वल हो जाए जिस टाइम पे, उसी पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। अगर मैं इस ग्राफ के अनुसार बातें करूं तो यहाँ पे तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का रेट ही अलग अलग है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो होगा ही नहीं। यहाँ पे अगर हम बातें करें अगर इसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड माने, इसको रेट ऑफ बैकवर्ड, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इसमें ज़्यादा है। कांस्टेंट तो चले, रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा, हम तभी बोलेंगे जब इक्वल होगा। बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जब इक्वल होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। कांस्टेंट तो चलने लगी, लेकिन रेट इनका बराबर नहीं है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अब भी ज़्यादा है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अभी कम है इसके अनुसार। तो ये गलत हो गया, ये शो नहीं कर रहा है। अगर मैं इसकी बातें करूं तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आया था, लेकिन इक्विलिब्रियम को छोड़ के फिर इनका रेट बढ़ने लगा। क्या? अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था उसका रेट ज़्यादा हो गया, ये रेट ऑफ बैकवर्ड, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड उसका ज़्यादा हो गया। अब कोई भी कंडीशन क्या है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया तो उसी में रहना चाहेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल चुकी है उसी पे। अब वो इक्विलिब्रियम को छोड़ के जा ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि आप उसको कहो कि अब तुम शिफ्ट हो, तो इसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो अपने आप नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर वो अपने आप होना चाहेगा तो इक्विलिब्रियम पे ही रहना चाहेगा। अगर वो इक्विलिब्रियम पे रहना चाहेगा तो उसका रेट फिर ज़्यादा नहीं होगा, ना तो बैकवर्ड का होगा ना तो फॉरवर्ड का, वो उसी पे स्थिर रहेगा। और जब तक वो स्थिर रहेगा वो इक्विलिब्रियम पे है। अगर आप बढ़ा भी दिए तो कुछ ऐसा फेनामेना करके वो अपने इक्विलिब्रियम पे लाना चाहता है उसी अवस्था पे, तो ये भी शो नहीं किया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड वही कंडीशन यहाँ फुलफिल हुआ, एक टाइम पे जाके इक्वल हो गया, आर बी के बराबर हो गया, और यही कंडीशन भी होता है इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा, ये तो जान गया। तो दो केस में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, यानी कि इसके अनुसार देखें तो आंसर थर्ड हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दो केस में बराबर हो सकते हैं। दो केस में, दो वजह से, दो बातों पे निर्भर करते हैं कि कब वो बराबर होंगे। क्या? कोई चेंज ही ना हो, जीरो हो, ठीक, या चेंज हो के बराबर हो, जीरो ना हो। जैसे मैं बात करूं, कोई इंसान कुछ कमाया ही नहीं, घर बैठा है, मस्त मजा ले रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि उसके पास पैसा अभी है भी नहीं। समय के बीतने के अनुसार अगर हम बातें करें, समय बीतता चला जा रहा है, न तो उसके पास शुरुआत में पैसा था न तो बाद में पैसा रहा, क्योंकि वो कमा ही नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक इंसान 100 रुपया कमाया, ठीक, 100 रुपया कमाया, लेकिन उतना जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो फिर से इक्विलिब्रियम पे आ गया। शुरुआत में उसके पास पैसा नहीं था, कमाया 100 रुपया, फिर उतना ही पैसा उसने खर्च कर दिया, फिर से उसके पास जीरो बैलेंस बचा, इसका मतलब फिर से इक्विलिब्रियम पे आ गया। इक्विलिब्रियम पे वह था जो कमा नहीं रहा था, जो कमाया उतना वो खर्च कर दिया, वो भी इक्विलिब्रियम पे था। तो हुआ क्या, जो कमा नहीं रहा था वह स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे था, उसने कुछ किया ही नहीं, बस ऐसे ही इक्विलिब्रियम पे था वो। लेकिन जो कमाया, 100 रुपया कमाया और 100 रुपया ला के फिर खर्च किया, फिर से उसके पास जीरो बैलेंस हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन वह डायनामिक इक्विलिब्रियम में, कुछ किया उसने,
तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दो बातों पे इक्वल हो सकते हैं। पहला कि कुछ उनके मतलब वो जीरो हो, उनका रेट जीरो हो, कुछ करे ही ना, तो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। या अगर रिएक्शन में कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जीरो नहीं है, तो हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे केस में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर भी हो लेकिन जीरो ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं, क्योंकि भाई रिएक्शन होगा तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कुछ करके अपने आप इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं। और जो डायनामिक है वो तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो समय के बीतने अनुसार जो था उनके पास वही था। तो हम बातें करते हैं डायनामिक की। तो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए या तो ये हो सकता है कुछ किए करे ही ना, स्टेट उस इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या कुछ करें तब जाके इक्विलिब्रियम पे हो, तब जाके रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर, तो उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका मतलब हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अब बात करते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शन दो स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है, और क्यूसी के बारे में पूछा जा रहा है और केसी के बारे में पूछा जा रहा है, कंपेयर करना है। तो किसी भी रिएक्शन को हम कैसे जाने कि वह इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, कितना इक्विलिब्रियम की तरफ है, कितना उससे आगे शिफ्ट हो गया है, कितना अभी बैकवर्ड है। किसी भी रिएक्शन को हम कैसे जान पाए कि अभी वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, कि अभी वो बहुत इक्विलिब्रियम से भी आगे चला गया, या अभी इक्विलिब्रियम के बहुत पीछे है, बैकवर्ड है। तो इस चीज़ को जानने के लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है रिएक्शन कोशिएंट। बहुत मस्त टर्म है ये। कहा इनका नाम है? इनका नाम है रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट ये एक्चुअली ना रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है। ये बताता है कि अभी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा कि बैकवर्ड मूव करेगा। ये डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम से जब कंपेयर करेंगे इसका। तो अगर मैं बात करूं, सपोज करो कोई एग्जांपल लेता हूं, एक्स ए वाई बी, ठीक है, कोई इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो रही है। अभी मैं एक ऐसा स्टेज ले रहा हूं जहां पे इक्विलिब्रियम ना हो रहा हो, अभी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंचा ही नहीं है, उस स्टेज की मैं बातें कर रहा हूं। तो उस स्टेज में मैं अगर क्यूसी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी वाई अपान कंसंट्रेशन ऑफ एक एक्स। ये मैं क्यूसी तब निकाला हूं जब ये किसी भी ऐसी एक स्टेज ले लिया हूं जहां पे इक्विलिब्रियम अभी हुआ ही नहीं है, तब के लिए क्यूसी निकाला हूं। अब मैं ये इस समय इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बड़ा, इसमें इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं बहुत अच्छे। ठीक, इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर नहीं है। इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर नहीं है। ठीक, लेकिन मैं एक ऐसा फिर अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन ले, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा, उस केस में इक्विलिब्रियम यानी केसी की वैल्यू लिखेंगे तो यही आएगा के यानी कंसंट्रेशन ऑफ बी वाई अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स। ये क्यूसी तब था जब इक्विलिब्रियम नहीं आया था, उस स्टेज पे हमने क्यूसी की वैल्यू निकाला। और उस केस में ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है नहीं, और ये जब बराबर होगा तभी इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे। तो यहाँ पे बराबर अभी है नहीं, लेकिन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गया तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो केसी बराबर लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जब क्यूसी के स्टेज में था, जब क्यूसी हम लोगों ने निकाला, तो इसका कंसंट्रेशन जो है ये चेंज हो सकते हैं, ये चेंज कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आए हैं। तो इनका कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ गई हैं तो अब इनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होता, ना तो रिएक्टेंट पार्टिकल के ना तो प्रोडक्ट। लेकिन अभी क्यूसी इक्विलिब्रियम पे नहीं आया था, क्यूसी जब निकालेंगे तो उसमें जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का होगा वो बदल सकते हैं। बहुत ही मैन्युअल बात है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है कि वहां पर वो चेंजेबल है, बट लेकिन जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पे आ गया तो अब वो चेंज नहीं होगा, अब चेंज होगा ही नहीं। ठीक, तो इसका कंपेयर करते हैं, अगर क्या
कंडीशन क्या है कि अगर क्यूसी की वैल्यू कास केसी के बराबर होती, कास क्यूसी की वैल्यू कास केसी के बराबर आ जाए, तो हम फट से ये बोल देंगे का कि हम ये बोल देंगे कि वो इक्विलिब्रियम पे हो गया, उस समय वह इक्विलिब्रियम पे आ गया, वह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना तो बैकवर्ड, स्थिर रहेगा, इक्विलिब्रियम मस्त मजा लेगा वहीं पे। ठीक, अब दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन यह है कि क्यूसी इक्वल ना हो केसी के, तो इक्विलिब्रियम में है नहीं, अब इक्विलिब्रियम होना चाहेगा, तो कैसे? अब देखते हैं कब ये दूसरा कंडीशन क्या है कि रिएक्शन कोशिएंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर अब नहीं है। अब यहीं पे कंपेयर होना शुरू कर देगा किसकी वैल्यू ज्यादा, कब कब बराबर नहीं हो सकती, तो बराबर कब नहीं हो सकती, तो बराबर तब नहीं होगी या हम बोलेंगे क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए केसी से। केसी पहला कंडीशन कब बराबर नहीं होगी? क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए केसी से। इसका मतलब कि अब क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो गई, अब क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बहुत तगड़ा मूव कर जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना। अब प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, क्यूसी से केसी से भी क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा बने, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गई बहुत ज्यादा, तो अब क्या करेगा? कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही आना चाहेगा, तो अपने आप को वो फिर से इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड मूव कराएगा ना। तो रिएक्शन को कहाँ मूव कराएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाए। जब क्यूसी की वैल्यू ज्यादा केसेस हो जाएगी तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनने लगेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम अब शिफ्ट हो गया, अब इक्विलिब्रियम को फिर से इक्विलिब्रियम पे लाना है, तो अब जो प्रोडक्ट ज्यादा बना था उसको कम करना पड़ेगा, तो रिएक्शन को अब बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाए। हाँ, तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कब नहीं इक्वल होगा? जब क्यूसी या लेस हो जाए केसी से, केसी से लेस हो गया। अब केसी से लेस हो गया, इसका मतलब अब रिएक्शन क्या है कि फॉरवर्ड मूव करना चाह रहा है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड है इस समय। हाँ, अब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन अभी ज्यादा है, प्रोडक्ट अभी उतना नहीं मिला है, अब क्या करेगा? रिएक्शन को हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे ताकि प्रोडक्ट ज्यादा मिले और केसी की वैल्यू के बराबर आ जाए, यानी इक्विलिब्रियम अटेन कर ले जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे रिएक्शंस को। तो बहुत सा कंसेप्ट मजेदार था कि रिएक्शन किस अवस्था में है, कितना फॉरवर्ड मूव करेगा, कब की डायरेक्ट बैकवर्ड मूव करने वाला है, इस चीज़ को बताने के लिए रिएक्शन कोशिएंट का हेल्प लेते हैं। और रिएक्शन कोशिएंट जब लिखते हैं, जब कोई कंडीशन इक्विलिब्रियम करना हो तब लिखते हैं, तो उसके केस में कंसंट्रेशन चेंज हो सकते हैं, जबकि जैसे ही इक्विलिब्रियम में आता था कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब केसी, जब क्यूसी केसी के बराबर तो इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन ये अगर नॉट इक्वल हो जाए तो दो केस में, या तो बड़ा हो जाए तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन जाना पड़ेगा। इसको आप ये भी बोल सकते हो, बैकवर्ड को आप ये भी बोल सकते हो कि राइट से लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, इसको आप बोल सकते हो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। और अगर इसको हम बोल सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो इसके अनुसार देखिए ऑप्शन कौन होगा। तो ये तो सही था, द रिएक्शन कोशिएंट इज यूजफुल प्रेडिक्शन द डायरेक्शन रिएक्शन बाय द कंपेयरिंग द वैल्यू, ये तो सही था, स्टेटमेंट पहला सही था। यहाँ कर रही क्यूसी लेस देन केसी, तो नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ आप देखते हैं लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। हाँ, ये गलत हो गया। यहाँ पे नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम, ये भी गलत। और जब बराबर होता है तो यहाँ पे कह रहा है कि नेट रिएक्शन, नो नेट रिएक्शन आकर, ठीक, वहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो इनके अनुसार देखें तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट इनकरेक्ट सेकेंड। अगले क्वेश्चन की बात करें, एट एनोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस की बातें कही जा रही हैं आपसे, और कह रहा है कि फ्यूज्ड NaCl की बातें कही जा रही। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस की बातें करूं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और लिसिस का मतलब होता है कि ब्रेकिंग। तो इसका मीनिंग बताता हूं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके केमिकल रिएक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके केमिकल रिएक्शन कराते हैं। कराते हैं का मतलब क्या होता है? मतलब अपने आप ये रिएक्शन नहीं हो रही,
इसको कराया जा रहा है, इसका मतलब इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वी डू इट बाय द एक्सटर्नल सोर्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा ये अपने आप नहीं होता, हम लोग एक्सटर्नल सोर्स बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। जहां भी कराना का शब्द आ जाए वहां पे वो अपने आप नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलिसिस में, इस प्रोसेस में जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसको हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के कराएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा, इसका कंसेप्ट बहुत ही मजेदार है। क्या कि हम लोग एक सेल, अगर मैं बातें करूं तो एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन को कंटेन करे, और कंटेनर हम ऐसा लेते हैं कोई रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व ना हो, खुद पार्टिसिपेट ना करे। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग बोलते हैं। सेल का मतलब होता है चेम्बर जिसमें सॉल्यूशन को रखा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम 2 रॉड डालते हैं, इसमें हम लोग 2 रॉड लेते हैं। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम 2 रॉड लेते हैं। एक रॉड हम ऐसा लेते हैं, एक रॉड 2 रॉड लेते हैं, एक रॉड पे रिडक्शन होता है, एक रॉड पे रिडक्शन, एक रॉड पे रिडक्शन तो उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और एक रॉड पे होता है ऑक्सीडेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। ठीक, देखो ऑक्सीडेशन का होना या इस केस में ये रिडक्शन अपने आप नहीं होते, न तो रिडक्शन अपने आप होते हैं, न तो ऑक्सीडेशन अपने आप होते हैं, ये जबरदस्ती कराए जाते हैं बाय द एक्सटर्नल सोर्स। हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के इनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? इन कैथोड का रिडक्शन क्यों होता है अगर हम बातें करें, हमने क्या कहा कि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक पे रिडक्शन होगा, एक पे ऑक्सीडेशन होगा। जिस पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड बोल दिया, और जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोल दिया। अब ये कैथोड पे रिडक्शन क्यों हो रहा है? तो ये अपने आप न तो रिडक्शन होती है न तो ऑक्सीडेशन होती है, इसको हम लोग करवाते हैं क्यों? बिकॉज ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के हम लोग करवाते हैं। तो कैथोड पे रिडक्शन क्यों हुआ? क्यों? इसीलिए क्योंकि बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इसे कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम एनोड से कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ये हमने करवाया। माइनस, इसके ऊपर माइनस क्यों है? क्योंकि हमने बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बैटरी सप्लाई किया। जब बैटरी का निगेटिव टर्मिनल हम इस कैथोड से, इस रॉड से कनेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, तब इसका रिडक्शन होता है। और जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम एनोड से जोड़ते हैं तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम इसमें क्या होता है, ये अपने से होते भी नहीं है। अब होता क्या है, कैथोड का मतलब रियल मीनिंग होता है कि केटायन जिस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो, केटायन जिस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई इसमें, अब हम लोग इसमें डिफरेंट सोल्यूशन के आयन लिए रहते हैं। मान लीजिए ए प्लस बी माइनस ले लिया, ए प्लस बी माइनस, ये एक्वस ले लिया। एक्वस का मतलब इसमें वाटर भी होगा, एच प्लस उसमें होगा और बी माइनस इसमें होगा, ओ एच माइनस, सॉरी ओ एच माइनस भी होगा। तो अब इनमें कंपटीशन होगा, अब इनमें कंपटीशन होगा कि कौन कैथोड पे कौन जाएगा। कैथोड पे वही जाएगा निगेटिव चार्ज, तो वही जाएगा जो पॉजिटिव चार्ज हो। कैथोड का मतलब ये होता है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज वाले एनायन इकट्ठा हो, मतलब इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज वाले एनायन होंगे कैथोड की तरफ जाएंगे, यानी उसका रिडक्शन होगा, और जितने निगेटिव चार्ज वाले हैं, जितने एनायन हैं, वो एनोड पे जाएंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर ये अकेले रहते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला इसके पास जाता, रिडक्शन हो जाता, ये बी वाला इसके पास चला जाता, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे अगर एक्वस ले लिया हमने, तब वाटर भी मॉलिक्यूल होंगे, तो वाटर में भी H प्लस होगा, OH माइनस होगा। तो अब इस केस में इनमें लड़ाइयाँ होंगी, खून खराबा होगा कि कौन जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि अब यहाँ पे डिफरेंट आयन हो गए, अब कौन इस पे जाएगा? तो वही जाएगा जिसका कैथोड पे कौन जाएगा। जैसे सपोज करो, आपने बात करें कैथोड पे कौन जाएगा,
कैथोड की यदि हम बात करें तो कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। अब जाने के लिए कैथोड पे कौन कौन है, ए प्लस और एच प्लस। अब इनमें कौन जाएगा, तो वही जाएगा जिसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वही कैथोड पे जाएगा जिसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो जिसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, या ये बोल दो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वही जाएगा। बैटरी तो फैसिलिटेट कर रहा है, अब इनमें जिनकी जो भी क्षमता रहेगी कैथोड पे जाने की, वही जाएगा। तो इन क्षमता को, इन टेंडेंसी को हम लोग ये बोलते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा इन दोनों में, वही कैथोड पे रिडक्शन के लिए जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे बी माइनस और ओ एच माइनस जाने वाले हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए, और इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो इसमें वही जाएगा जिसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा रहेगी, जिसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा वो कैथोड पे जाएगा, और जिसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा वो जाएगा आपका एनोड पे। तो ये डिफरेंट लिया तब इनमें कंपटीशन होने लगा। लेकिन अगर एक ही रहता सिर्फ ए प्लस बी माइनस, तो ए वाला कैथोड पे चला जाता और बी निगेटिव वाला एनोड पे। तो सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें, तो इनमें कंपेयर कर लेंगे। अभी अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे आपको ये जो फ्यूज्ड बोला है, फ्यूज्ड NaCl, NaCl अगर मैं बोलूँ कि NaCl एक्वस एक्वस होता तो इसका मतलब क्या क्या निकलता, Na प्लस भी रहता, और एक्वस लिया तो H प्लस भी रहेगा, और यहाँ पे Cl माइनस और OH माइनस आता। तो अब सिमिलरली वही जो आयंस लिया था, तो अगर हम इसका NaCl फ्यूज्ड ना लेके अगर हम एक्वस लेते तो क्या होता वो देखते हैं, फिर फ्यूज्ड के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। तो अगर NaCl का साल्ट अगर एक्वस लेता हमने, एक्वस लेते तो सोडियम भी पॉजिटिव होता, यानी कि हाइड्रोजन प्लस और सोडियम इनमें कंपटीशन होने लगता है कि कौन कैथोड पे जाएगा रिडक्शन होने के लिए, रिड्यूस होने के लिए। तो जितने भी जानते हो, जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं, हम उसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा वहां पे। हम मेटल का चाह रहे थे रिडक्शन होना, वहां पे वो बच जाएगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होने लगता है। तो इसीलिए हम अगर जैसे Na प्लस एक्वस नहीं लेते, अगर इसका रिडक्शन करवाएं या इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो इसका नहीं होगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, उसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होता है। इसीलिए जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं हम उसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेते, क्योंकि अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे तो एक्टिव मेटल का हम चाह रहे थे वहाँ पे रिड्यूस होना, उसका रिडक्शन होना, उसके जगह पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा, H प्लस का। इसीलिए अब भाई लिक्विड तो लेना है हमको, तो करेंगे क्या, इसको हम लोग मेल्ट करते हैं, इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके इसको लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, Na प्लस यानी लिक्विड, ठीक। उसी प्रकार यानी अब हम एक्वस सॉल्यूशन न लेके हम क्या करते हैं, NaCl को मेल्ट करते हैं, यानी फ्यूज्ड करके उसको लिक्विड तो लेना तय है ना, क्योंकि लिक्विड लेंगे तभी सॉल्यूशन में होगा, उसको लिक्विड में लेना होगा। तो उसको हम लोग फ्यूज्ड करते हैं, फ्यूज्ड यानी उसको लिक्विड में कर देते हैं, मेल्ट करके उसको लिक्विड की अवस्था में लाते हैं। अब वहाँ पे कोई हाइड्रोजन की बातें है नहीं, क्योंकि मेल्ट करके वही लिक्विड के फॉर्म में है, वहाँ एक्वस लिया नहीं तो H प्लस वहाँ पे जाएगा नहीं। अब हम चाह रहे हैं कि Na प्लस का हो रिडक्शन, तो हो जाएगा, तो बड़ा आसान है। अब Na इसका जब अब Na प्लस और Cl माइनस लिक्विड, अब ये अकेले अकेले हो गए, तो क्या करेगा, अब इसके अनुसार देखें तो Na प्लस कैथोड पे जाएगा, तो Na, अब देखो ध्यान से, यहाँ से यह पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको सप्लाई कर देगा, इसको सप्लाई कर देगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो लेता है इलेक्ट्रॉन, जो लेता है उसका रिडक्शन होता है। इसीलिए कैथोड पे रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये लेगा और इसको सप्लाई कर देगा, और ये लेने वाला है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उसका ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन, और ले रहा है यानी कैथोड पे रिडक्शन। अब क्या करेगा, यानी कैथोड पे कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, यानी ये जाएगा। तो ये Na प्लस इलेक्ट्रॉन एक लेके Na में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार अब इसके पास Na चला गया, यानी इसका रिडक्शन हुआ, Na का रिडक्शन हुआ,
कैथोड पे, और यहाँ जो Cl रहेगा Cl, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो 2Cl माइनस Cl2 बन के और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसका रिडक्शन। तो इसके अनुसार हम देखें तो क्या बोला कि Na इज ऑक्सीडाइज्ड, Cl इज ऑक्सीडाइज्ड। एनोड पे पूछा जा रहा है कि एनोड पे कौन आएगा, तो एनोड क्या है, ये एनोड पे कौन जाएगा, Cl ऑक्सीडाइज होगा उसका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, Na इज ऑक्सीडाइज नहीं, Cl माइनस इज ऑक्सीडाइज, तो Cl का ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ये। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था कि एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा, इसीलिए उसको हम मेल्ट करते हैं, इसीलिए उसको फ्यूज्ड फॉर्म में लेते हैं, ताकि हमको मेटल का, एक्टिव मेटल्स का यानी सोडियम का हमको वहाँ पे रिडक्शन मिले, वो रिड्यूस कर जाए। अगर एक्वस लेता तो वहाँ पे H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो चला जाता, और Na हमारा इसी रह जाता, हमको चाहिए था Na, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्यूज्ड लेते हैं। ठीक, तो अगर डिफरेंट आयन हो तो वही कैथोड पे जाएगा रिड्यूस होने के लिए, जिसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज़्यादा रहेगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। और उसी प्रकार एनोड पे वही एनोन जाएगा जिसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, जब डिफरेंट आयन हो। लेकिन जब एक ही आयन होगा तो आराम से वो चले जाएंगे। ठीक, तो अगले कंसेप्ट की बातें करें। यहाँ पे IPSC नेम पूछा जा रहा है आपसे, तो बहुत आसान है, बेंजीन भाई ये बेंजीन हो गए, और जब ये बेंजीन हो गए तो ये हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। और जब भी साइड चेन हो, यानी एथिल मेथिल इस तरीके साइड चेन और प्लस सब्स्टिट्यूएंट अगर हो लगे, तो इनमें हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली देखते हैं, अल्फाबेटिकली जो पहले मिल जाए नंबरिंग वहीं से करते हैं। बेंजीन के ऊपर ये साइड चेन एथिल मेथिल वगैरह इस तरीके से लगे, या सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन नाइट्रो लग जाए इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट, तो इनमें हम कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेटिकली। जो अल्फाबेटिकली पहले मिलेगा नंबरिंग हम वहीं से करते हैं। तो क्या Cl C से शुरू होता है, क्लोरो, नाइट्रो N से और मेथिल M से, तो Cl पहले आएगा तो नंबरिंग यहाँ करेंगे। और दूसरा कंडीशन होता है कि कहाँ किस तरफ मूव करें, तो नंबरिंग करने के बाद मूव उधर करो जिधर चलने पे लोग जल्दी जल्दी मिले, यानी प्रीफिक्स जल्दी मिल जाए। यहाँ पे इधर से चलेंगे मूव करेंगे तो 2 पे हमको प्रीफिक्स मिल जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे इधर से मूव करेंगे तो 4 पे मिलेगा, तो जो जल्दी मिलेगा वहां चलेंगे, तो 1 2 3 4, तो 1 पे क्लोरो और 4 पे मेथिल और 2 पे नाइट्रो, यानी दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Na Mg इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वह किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल में से जब इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रहने वाले वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज में जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन की निकालने की डिफिकल्ट होगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज़्यादा होगी। तो हमको पता है भाई, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। क्यों? लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटी हो जाती है, और साइज छोटी होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस का वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा होती चली जाती है। इसका मतलब कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ने लगा तो अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ठीक, तो ये जनरली था कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो होता क्या, अगर हम बातें करें तो यहाँ पे सभी में Na आप कर लेना, Na सब में Na। ठीक, तो होगा क्या, Na Mg Al और सिलिकॉन की बातें करें, लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ हम लोग। हाँ, तो लेफ्ट से राइट जाने पे तो ज्यादा तो होना चाहिए था आपका, तो ज्यादा होना चाहिए था, सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाता है, Mg एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने लगता है, वो विरुद्ध चला जाता है अपने थियरी के अनुसार। कहाँ चला जाता है वो, कि ये भैया ये हैं 3s2 के वैलेंस सेल में 2 पाए जाते हैं। यहाँ पे जो होता है आपका, अब यहाँ पे अगर हम बातें करें तो ये 3p1, तो होता क्या है कि ये जो Mg होता है फुल फील्ड s ऑर्बिटल में रहता है। अब कोई स्टेबिलिटी का सब खेला भी होता है कि जो स्टेबल रहेगा तो आप उसको परेशान करोगे तो होना नहीं चाहेगा।
वो उस समय वो फुल फील्ड ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में मौजूद है और जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो अपने बगल वाले से उनका भी ताकत ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो फुल फील्ड ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल में है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इनके कंपेयर हो घटना तो चाहिए था भाई, बढ़ना चाहिए था, सबसे कम इनका इस तरीके से चलना चाहिए, पीरियोडिक रूल फॉलो करना चाहिए था पीरियड वाला, लेकिन इनके कंपेयर में इनका ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 3s यानी ये फुल फील्ड एस ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऑर्डर अब क्या हो जाएगा, और बाकियों के लिए सेम रहेगा, कम लेकिन ज़्यादा होगा mg, लेकिन mg का इससे भी ज़्यादा हो जाता है al से भी। फिर वही रूट फॉलो करें, तो इसके अनुसार देखेंगे तो आंसर क्या आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, पहला आंसर हो जाएगा। ये सब गलत है, तो इसके अनुसार पहला। अगले क्वेश्चन की बातें करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर की बातें कही जा रही हैं, तो जो हमारे रबर होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, नेचुरल रबर और सिंथेटिक्स रबर। नेचुरल रबर में अगर हम बात करें, सीस एग्जाम्पल की बात करें, सीस पॉली आइसोप्रीन पाए होते हैं इसमें, एग्जाम्पल की बातें कर रहा हूँ। और इसमें क्या क्या होते हैं, आपका आ जाएगा पहला बूनायस, या आप इसको इसमें एग्जाम्पल याद कर लेना, बूना एन या नियोप्रीन, नियोप्रीन ये एग्जाम्पल होते हैं सिंथेटिक रबर की। रबर टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सिंथेटिक, और सिंथेटिक्स में इसका यूज करते हैं, और जो सॉरी नेचुरल में इसका यूज करते हैं, सिंथेटिक्स में बुनायस बुनायन, और नियोप्रीन को हम लोग बोलते हैं सिस क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, इसका मोनोमर होता है, इसका मोनोमर होता है सिस क्लोरोप्रीन, जो भी होता है ये भी होता है, इसका मोनोमर होता है। जिसके अनुसार देखें, पूछा क्या जा रहा है आपसे, एग्जाम्पल सिंथेटिक का पूछा जा रहा है। तो अब ये जो होते हैं हमारे कोपॉलीमर होते हैं और ये होमोपॉलीमर होते हैं, ये भी कंडीशन याद कर लेना कि बुनायस बुनायन कोपॉलीमर होते हैं और ये होमोपॉलीमर होते हैं। तो अब क्या होगा इसमें कि पॉलीक्लोरोप्रीन तो सिंथेटिक में ही आ रहा है, तो पहला तो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल न तो ये रबर में नेचुरल में है, न तो सिंथेटिक्स में है, ये होमोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर। ठीक, ये होमोपॉलीमर हो गया, यानी ये अबुनायन यानी उसमें आ रहा है, यानी ये हो जाएगा। और सिस पॉलीआइसोप्रीन तो नेचुरल रबर होता है, यानी कि ए और सी, थर्ड हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द पराक्साइड। पराक्साइड आपसे पूछा जा रहा है, तो पराक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो -1 होता है ना। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -1 होता है, इस तरीके से -1 होता है। और ये डाइल्यूट एसिड के साथ H2O2 प्रोवाइड करता है। तो आप देख लो इसमें K, इसमें देख लो तो K का +1, 2 ऑक्सीजन का X मान लेते हैं बराबर 0, तो यहाँ आपका आ जाएगा -1/2, जो कि ये सुपर ऑक्साइड हो गया, पराक्साइड नहीं है। तो पराक्साइड पूछा जा रहा है तो नहीं है। इसकी बात करें BaO2 की, इसका +2 मान लिया, ये 2 × X, ऑक्सीजन का 0, तो यहाँ से निकालेंगे तो X = -1, X का यानी ऑक्सीजन का -1 आ गया, और माइनस पराक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता भी है, तो यानी यही शो करेगा, यानी ये इस रूप में पाया जाएगा Ba++। इसमें पराक्साइड लिंकेज भी होता है, पराक्साइड लिंकेज। हाँ, और ये जो Mn होते हैं, जो नाइट्रो होते हैं, इस केस में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती रहती है। तो इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पराक्साइड में ऑक्सीजन का होता नहीं है, पराक्साइड में हमेशा -1 होता है। तो यहाँ पुट कर देंगे, तो इसके अनुसार देखें तो हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे सीखते हैं बढ़िया तरीके से, क्या कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होती है वेरी करती है, वेरी एज लॉगरिदम, ये लॉगरिदम फंक्शन की तरह वेरी करता है, इसको फॉलो करता है। क्या कि जैसे मैं log
ए प्लस लॉग बी की बात करूं, लॉग ए प्लस लॉग बी की बात करूं, क्या आता है लॉग ए बी, लॉग ए बी आता है। उसी प्रकार मान लीजिए कोई रिएक्शन R1 है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, कोई रिएक्शन R2 है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, इनको ऐड कर दिया तो नया, इसको ऐड करेंगे तो R1 रिएक्शन को जोड़ देंगे, रिएक्शन को जोड़ेंगे तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा, ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट होगा। उसी प्रकार रिएक्शन को ऐड करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये लॉगरिदम को फॉलो करता है फंक्शन को। दो रिएक्शन हैं, दो रिएक्शन आपको दिए हैं और दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, उनको ऐड करो तो उनके जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बनेगा उनका प्रोडक्ट हो जाता है। अगर माइनस करते हैं, जैसे अब log a माइनस log b, तो क्या होता है log a अपान b। तो अगर उन दो रिएक्शन को डिवाइड करें, दो रिएक्शन को डिवाइड करें, इनको इन दो प्लस किए तो उनका प्रोडक्ट हो गया, उन दो रिएक्शन को माइनस करेंगे तो उनको वो नया इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट आएगा वो K1 अपान K2 आ जाता है। अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट होगा, माइनस करेंगे तो डिवाइड होगा। तो सिमिलरली इसी का कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप नोट करके लिख भी लेना क्या, कि कोई रिएक्शन ए है, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो अगर पहला क्या, इसको रिवर्स, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स कर दो उल्टा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया होगा 1/k हो जाएगा। बढ़िया कंसेप्ट। दूसरा, अगर उसी रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा नया वाला जो उस। ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, इसको रिवर्स करेंगे, रिएक्शन को इसको रिवर्स कर देंगे तो इक्विलिब्रियम भी 1/k हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वाला K स्क्वायर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो नया वाला अंडर रूट K हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, घटाएंगे तो डिवाइड में हो चला जाएगा। ठीक, तो ये सभी के सभी लॉगरिदम फंक्शन को फॉलो करते हैं, उसी के अनुसार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसे ही वेरी करता है। तो इस कंसेप्ट को मिला के अगर हम इस क्वेश्चन को करें, क्या कि कह रहा है कि इसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करना होगा इसका, तो क्या करेंगे, इसको, इसका दिया हुआ है तो अब इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करेंगे तो HgCl2 और फिर HgCl प्लस Cl माइनस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया हुआ है, फिर इसको हमने रिवर्स कर दिया तो नया वाला क्या बन जाएगा, वो बनेगा 1/K1। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, उसको रिवर्स कर देंगे तो ये आ गया। अब रिवर्स करके इनमें ऐड कर दो आप, तो अब इसको और इसका K2 दिया हुआ है 9। अब इसको उसको पहले वाले को रिवर्स करके अब इसको नया इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 ये जो बना इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दे, 1 + 2 को ऐड कर दे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाने की वजह से कैंसिल, तो इसको ऐड कर दिया हमने, तो HgCl2 ये 2 टाइम्स हो जाएगा मिलके, और इक्विलिब्रियम HgCl प्लस और आपका आ जाएगा HgCl माइनस। ये आ गया, ऐड कर दिया, वही उसी का पूछ भी रहा था कि ये भाई टूटे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, तो हो गया, इस फॉर्म में टूट गया ये। ठीक, तो हुआ क्या, कैसे किए, अब इन दोनों को ऐड किया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दिया हुआ है। अब दो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी बताया हूँ जस्ट, क्या करो आप इसको ऐड करना है, अब रिएक्शन को ऐड कर रहा हूँ, और जब रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उनका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका बनेगा, इसका मान लेते हैं K
कि अब ये जो नया बनेगा उन दोनों को ऐड किया हूं तो उनका क्या होता है, प्रोडक्ट अभी सीखा। तो K बराबर K1 क्या हो जाएगा, 1/K1 इंटू ए जो K2 आपको दिया था, तो नया वाला क्या आ जाएगा, 1/K1 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है आपको, तो 1/3 इंटू 9, सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, तो टोटल आपका आ जाएगा 3, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻6, ये आपका आ जाएगा। तो इसके अनुसार देखेंगे तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता है हम लोग यूज करते हैं, ये लैग्रिदम फंक्शन को फॉलो करता है, कैसे ऐड होता है, कैसे सब्सट्रैक्शन होता है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एक नया तरीका और नया कंसेप्ट आपको रियलाइज करवाएंगे। आप उनको तन्मयता के साथ सीखो, आप उनको नोट्स बना के रखो, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको लगे या साधारण लगे आप उसको कर पाओ। सो थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं सिलिम स्टेज का सेशन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया नीट टेस्ट T8, जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज था, जो कि 20 नवंबर 2022 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कनेक्ट हुआ था। प्यारे बच्चों, आज के सवाल काफ़ी ठीक हैं, बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपने मेंटर डॉक्टर SP सर, जिन्होंने पढ़ने का अधिकार सबको ये शुरू किया सेशन, और टेस्ट संबंधित हर प्रकार की जरूरतें, हर प्रकार की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी की जा रही है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है कि ड्यूरिंग माइटोसिस ER एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर एट। ठीक, तो पहला सवाल आपके सामने ये है। तो बच्चों का सवाल इसलिए गलत हुआ क्योंकि बुक को ठीक से उन्होंने पढ़ा नहीं। साइटोलॉजी में सेल साइकिल की जो प्रोसेस होती हैं वो लगातार कंटिन्यूएशन में होती हैं, और साइटोलॉजी या सेल साइकिल का एक कंसेप्ट है कि जो प्रोसेस, जो घटना, जो इवेंट जहां होती है वो चीज़ प्रॉपरली अगले फेज में दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ प्रोफेज में होगी वो मेटाफेज में नहीं दिखाएगी। तो आपकी बुक में अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज टर्म नहीं है, लेकिन ध्यान समझिए, कहते हैं कि ER और न्यूक्लियोलस ये बिगिन टू डिसअपियर। आपकी बुक में जो लिखा ना बिगिन टू डिसअपियर, मतलब डिसअपियर होना, दिखाई देना आरंभ करते हैं अर्ली प्रोफेज में। ठीक, इसकी स्टार्टिंग होती है अर्ली प्रोफेज में। ठीक, और कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं लेट प्रोफेज में। ठीक, कंप्लीट डिसअपियर हो जाते हैं लेट प्रोफेज में। ठीक, कंप्लीट डिसअपियर लेट प्रोफेज में। अगर लेट प्रोफेज का ऑप्शन नहीं है तो आप अर्ली मेटाफेज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लेट प्रोफेज के बाद अगला जो आपका फेज है वो अर्ली मेटाफेज ही है, तो इसलिए इसका आंसर अर्ली मेटाफेज होगा। ठीक है, बच्चों को ये बात ठीक से पता नहीं थी कि बिगिन टू डिसअपियर अलग चीज है और डिसअपियर होना एक अलग, किसी चीज का डिसअपियर होना, आरंभ होना एक अलग बात है और कंप्लीट डिसअपियर होना एक अलग बात है। तो इसका आंसर अर्ली मेटाफेज होगा। तो इसलिए अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ खत्म हो जाता है, और यहाँ भी दिख सकता है और यहाँ भी दिख सकता है। तो ऑप्शन में ये नहीं था तो आपको ये लगाना था। आंसर विल बी थर्ड। आप देख सकते हैं 1249 बच्चों ने इसे गलत किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये तो आपकी बुक की लाइन है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन डुप्लीकेट्स अकर्स एट G1 फेज। ये तो आपकी बुक में लिखा ही है कि ज्यादातर ऑर्गेनल जो होते हैं वो G1 फेज में आपके डुप्लीकेट होते हैं। ठीक, अब देखिए, इसके बाद आपका S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है, ये तो आपको पता ही है। DNA रेप्लिकेशन होता है लेकिन क्रोमोसोम रिमेन सेम रहता है, और M फेज को ही एक्चुअल सेल डिवीजन कहते हैं, ये भी आपको पता है, यही एक्चुअल सेल डिवीजन है। और प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर M फेज ये इसमें होता है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। ये तो बुक की लाइन थी, आपको याद होना चाहिए था। ठीक, अब देखिए, मियोसिस सेल डिवीजन अकर्स एंड। बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत होती है कि सर मियोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस कहाँ होता है। ध्यान से समझिए, जो माइटोसिस है वो हेप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल दोनों की प्रॉपर्टी है, लेकिन मियोसिस हेप्लॉइड सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मियोसिस अपने पेरेंट सेल से बनने वाले सेल में क्रोमोसोम का सेट आधा करता है। अब कोई हेप्लॉइड सेल है वो एक सेट क्रोमोसोम का है, तो ये ऐसे n/2 नहीं हो सकता। कम से कम किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी सेल में एक सेट तो क्रोमोसोम का होना ही चाहिए। भाई एक सेट से ज़्यादा थोड़ा कम हो जाएगा,
बात को समझिए। तो इसलिए n/2 कभी नहीं होता, ऐसा फॉर्मेट नहीं है। इसलिए मियोसिस हैप्लॉइड सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। गैमीट जो होते हैं वो आपके मियोसिस के प्रोडक्ट होते हैं, जर्मिनल सेल के। गैमीट में मियोसिस नहीं होती, तो इसलिए ये दोनों तो पहले गए काम से। और आपको पता जर्मिनल सेल ही वो सेल होती है एनिमल में जो गैमीट को बनाती है। मेल में बनाती है स्पर्म बनाने के लिए स्पर्मेटोगोनिया, ओवम बनाने के लिए oogonia, तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो इसलिए आंसर विल फर्स्ट। अब सर जी माइटोसिस कहाँ होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए माइटोसिस एनिमल में जनरली यूजुअली आपका डिप्लॉयड सेल में होता है, ठीक, डिप्लॉयड। लेकिन एक्सेप्शनली हनी बी में जो आप पढ़ते हैं कि उसमें फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट दैट इज हैप्लॉइड सेल होती है, उसमें माइटोसिस होके बनता है ड्रोन, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है और इसी को बोलते हैं नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। तो यहां माइटोसिस होती है, ये आपका एक्सेप्शन केस है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूजुअली एनिमल सेल में डिप्लॉयड सेल में रेस्ट्रिक्टेड है, ये आपकी वो किलाइन है, और एक्सेप्शनली हनी बी में ये चीज आपके यहां पर माइटोसिस हो रहा है। लेकिन प्लांट में आपको पता है जितने लोअर प्लांट होते हैं उनमें गैमीट बनाने के लिए आपका माइटोसिस चाहिए, तो प्लांट सेल में गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस चाहिए, ठीक है। और डिप्लॉयड सेल तो माइटोसिस होना रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर ग्रोथ हो रहा है 1 से 2, 2 से 4 सेल बन रही है, तो माइटोसिस तो उसके लिए रिक्वायर्ड है ही। तो बात को समझिए। तो प्लांट में हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेल दोनों में होगा, और ज्यादातर सेल में डिप्लॉयड होगा तो एनिमल, और इसका एक्सेप्शन आपका फीमेल गैमीट है। तो मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता, तो किसी ऑर्गेनिज्म में कम से कम एक सेट तो होगा ही होगा क्रोमोसोम का, उससे आधा नहीं हो सकता। बात को समझिए। दिस इज फर्स्ट आंसर। और ये बुक की लाइन थी, आप कर सकते थे। अब देखिएगा नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये सवाल बच्चों का इसलिए गलत हुआ क्योंकि उन्हें ये इंटरकॉस्टल तो याद रहता है, लेकिन वो ये भूल गए कि यहां पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, ठीक। और उन्हें ये ठीक से नहीं पता है कि एक्सटर्नल इंटरनल कहां कहां इस्तेमाल। आपका क्वेश्चन नॉर्मल इंस्पायरेशन के रेफरेंस में था, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और जो ये इंटरनल इंटरकॉस्टल है ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन में काम करता है, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक, फोर्स्ड एक्सपायरेशन में काम करता है आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, नहीं ये इंटरनल वाला, ठीक। तो क्वेश्चन में कहीं फोर्स्ड एक्सपायरेशन है नहीं, हमें नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात करनी है। तो ये तो आपकी बुक की लाइन थी, कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम और कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। और रिलैक्सेशन जो होता है ये एक्सपायरेशन की बात है, और क्वेश्चन एक्सपायरेशन में, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये वाला जो मसल है वो फोर्स्ड एक्सपायरेशन में यूज होता है। तो आंसर विल बी ओनली फर्स्ट। अब देखिए लिखा कि हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट है। तो सबसे पहली चीज तो सर जी ये जो मैचिंग मैंने कराई है इस पेपर को बनाने के लिए, डायरेक्ट ऐसा बुक में नहीं लिखा है, ठीक है। तो पहले तो ये जानिए है क्या। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन, और पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के द्वारा, ठीक। और अगर स्किन से हो तो बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये टर्म है अलग अलग, ये आपको याद होनी चाहिए। गिल से होगा तो ब्रैंकियल, लंग से होगा पल्मोनरी, स्किन से होगा क्यूटेनियस। ये होता है फ्रॉग के केस में। फ्रॉग में जब वो एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, ठीक है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन ये स्किन के द्वारा होता है फ्रॉग क्यूटेनियस। और लंग्स जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया जैसे फ्रॉग में। और गिल्स होते हैं ये एक्वेटिक का करेक्टर है, जैसे एक्वेटिक क्रस्टेशिया, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा मछलियां, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मोलस्का, ठीक है। तो ये फिश तो आएगा इसमें, पल्मोनरी स्नैक में होगा, बर्ड में होगा। तो ये तीनों मैचिंग सही है, ठीक है। तो गिल्स जो होते हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स का करेक्टर है, जैसे एक्वेटिक मोलस्क, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, फिशेस। और जो लंग से रेस्पिरेशन होता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल का करेक्टर है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, एक्वेटिक आपका मोलस्क भी कह सकते हैं, और एक्वेटिक एम्फीबिया भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्यूटेनियस जो होता है ये स्किन के द्वारा होता है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में। तो ये तीनों मैचिंग सही है। ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज तो आपको पहचानना था। बहुत से बच्चों को ये जीवन दिखाई दिया, जीवन नहीं है, जीवन आपका ये है, और ये G0 है, ये S, ये G2 और ये M। और हर फेज का अपना एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसी को हम क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं, इसी को हम नॉन डिवाइडिंग
स्टेज बोलते हैं जिसमें सेल रेस्ट करती है, डिवाइड नहीं करती। ठीक है, तो पहला अब देखो G1 को गैप 1 बोलते हैं, ये गैप 1 है, और डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर, ठीक है, और ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है और यही एक्चुअल सेल डिवीजन है। अब देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक। पहली चीज तो इस क्वेश्चन में आपको पहचानना था कौन सा फेज क्या है और उसके बाद उनके क्या प्रॉपर कैरेक्टर हैं। तो एक गैप 1 नहीं हो सकता, ये गड़बड़ है, और सी आपका ड्रामेटिक फेज है, सेल डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ होता है, तो ये गड़बड़ है। अब देखिए बी वाले में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल डबल गड़बड़ है, डीएनए डबल होता है, ये बात सही है, तो ये गड़बड़ है। और आपको पता है जो प्रोटीन इस माइटोसिस के लिए जरूरी है वो यहां सिंथेसाइज होती है, दैट इज फोर्थ आंसर G2 फेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ठीक से पहचानना था। बहुत से बच्चों को ये G1 फेज लगा, इसलिए उन्होंने इसे गैप 1 लगा दिया। ठीक है, तो ये आपको पहले पहचानना था, उसके बाद उनके प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको पता होना चाहिए था कि उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर फोर्थ है। अगला क्वेश्चन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट, ये तो आपकी बुक की लाइन है कि ये सरफेस टेंशन है सर, और इसी को बोलते हैं मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर्ड करने की टेंडेंसी, क्योंकि स्फेयर का सरफेस सबसे कम होता है, इसीलिए वाटर के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट क्यों बनते हैं? क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर्ड करने की टेंडेंसी होती है, और लिक्विड फेज में अट्रैक्शन मॉलिक्यूल की भी ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू गैस फेज। ठीक है, तो ये तो आपकी बुक की लाइन थी। और कोहेसन तो आपको पता है, कोहेसिव फोर्स के कारण ये प्रॉपर्टी आती है, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन हो, और एडेशन जो होता है ये प्रॉपर्टी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन हो तो एडेसिव फोर्स के कारण। और ट्रांसमिशन तो आपको पता है सर, ये स्टोमेटा के द्वारा जो होता है वाटर लॉस होता है। ठीक है, तो थर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपको मैचिंग करानी है, हाउ मेनी मैचिंग आर कट। गटेशन ये एक प्रक्रिया है वाटर लॉस की, पहली चीज ये वाटर लॉस की प्रोसेस है, लॉस ऑफ वाटर। अब लॉस ऑफ वाटर होता तो एक पोर्स के द्वारा, और ये पोर है हाइड्रोथोर्स। पहली बात, हाइड्रोथोर्स वो पोर है जिससे ये वाटर लॉस होता है, और ये ड्यू टू होता है रूट प्रेशर। ठीक, ड्यू टू रूट प्रेशर, और ये होता है अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन नाइट। अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन नाइट, ये उस समय होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है, ये वाटर का लॉस है, और ये हाइड्रोथोर्स के द्वारा होता है। तो इतना तो गटेशन, और ये पानी इम्प्योर होता है। ठीक, तो देखते हैं कौन सी मैचिंग, तो गटेशन रूट प्रेशर से मैच कर रहा है और गटेशन हाइड्रोथोर्स से भी मैच कर रहा है। ठीक, अब कोहेशन एडेशन ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की मैंने बताया। कोहेशन का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के आपस में, इसीलिए देखिए एक छोटी बूंद दूसरी छोटी बूंद से जुड़ के बड़ी बूंद बना लेती है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, और ये प्रॉपर्टी आती है। और एडेशन होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल, क्यों? पानी किसी दीवार पर, किसी सरफेस पर चिपकता रुकता है ड्यू टू एडेसिव फोर्स, तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये दोनों ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वाटर का नेचर न बने, वाटर ने किसी से रिएक्शन नहीं किया है, वाटर किसी सरफेस पर चिपकता है या वाटर आपस में चिपकता रहता है, H2O ही है, तो इसलिए केमिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी सही है। अब सर जी ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर क्या चीज़ है? देखिए ये क्या है, जैसे सपोज दैट ये एक पत्ती है, ठीक, बना लेता हूँ ठीक ठाक मेरी पत्ती, आज प्रैक्टिस करके आया था कि पत्ती अच्छा बना लूँगा, बनी गया ठीक ठाक। देखिए सपोज दैट ये मैं स्टोमेटा ले रहा हूँ एक सरफेस पे, ठीक, और ये एक सरफेस पे 1 2 3 है। ये वो पेपर है कोबाल्ट क्लोराइड केमिकल का जो कि ड्राई कंडीशन में ब्लू होता है। ठीक, ड्राई ब्लू होता है, ये एक बात है, और जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, दैट इज मॉइस्चर, ये पिंक हो जाएगा। इसका मतलब इस पेपर का पिंक होना इस बात का इंडिकेशन देता है कि ये पानी के कांटेक्ट में आया है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस पेपर का पिंक होना ये बात का इंडिकेशन देता है कि इसने वाटर से अटैचमेंट हुआ है, इससे वाटर से रिएक्शन कर लिया है। ठीक, तो इसका मतलब पत्ती के इस स्टोमेटा से वाटर का लॉस होता है, ये हम सब जानते हैं। प्रक्रिया का नाम ट्रांसपिरेशन। मैं क्या बोल रहा हूं, पत्ती के इस एरियल पार्ट से स्टोमेटा से पानी का निकलने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अगर इस पेपर को इसके ऊपर रख दिया जाए तो जहां जहां से पानी निकल रहे हैं वहां वहां ये कोबाल्ट क्लोराइड का जो ये पेपर है, ये जहां जहां स्टोमेटा है वहां ये पिंक होने लगेगा। तो इसका मतलब पिंक होने के स्पॉट्स इस बात को बताते हैं कि स्टोमेटा वहीं पर है, पानी वहीं से लॉस हो रहा है। तो आखिर इस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का उपयोग क्या? पहला, किस सरफेस पर स्टोमेटा है और किस पर नहीं,
इस बात को जानने के लिए। बहुत से आपकी बुक में लिखा है कि डाइकाट मोनोकाट में जो स्टोमेटा होते हैं वो अनइवन होता है, एक में ऊपर ज्यादा एक में नीचे कम, या तो नीचे होते ही नहीं, या तो ऊपर होते नहीं है, या तो कम होते हैं। ठीक, तो मान लीजिए अगर ये एक पत्ती है, ये एक पत्ती है, इस पे केवल नीचे ही स्टोमेटा है, तो अगर हम नीचे लगाएंगे कोबाल्ट क्वार्ट्ज पेपर को तब तो ये पिंक कलर देगा, और पत्ती के ऊपरी सरफेस पे लगाएंगे तो ये पिंक कलर नहीं देगा। तो पिंक कलर ऊपर और नीचे ना देने की वजह से इस बात का इंडिकेशन मिलता है कि नीचे की सरफेस पे केवल स्टोमेटा है, ऊपर नहीं है। एक इंडिकेशन तो ये। मान लीजिए कोई ऐसी पत्ती जिसपे नीचे स्टोमेटा ज्यादा है ऊपर कम है, तो आपके दो स्पॉट मिलेंगे ऊपर पिंक कलर के और नीचे ज्यादा मिलेंगे, तो इससे ये जानकारी मिलती है कि पत्ती के ऊपरी सरफेस पे स्टोमेटा कम है, नीचे के सरफेस पे ज्यादा है। ठीक है, तो दो चीजों की स्टोमेटा मिलती है कि पत्ती के सरफेस पर कहां कहां स्टोमेटा है और कितनी संख्या में है, ऊपर है कि नीचे है, ज्यादा है कि कम है, और पोजीशन। सपोज दैट मैंने ये कोबाल्ट क्वार्ट्ज का पेपर लगाया तो आपको यहां और यहां ही स्पॉट मिलेंगे, अनइवन नहीं मिलेंगे। तो जिन जिन जगहों पे स्पॉट मिलता है उन जगहों पर ही आपका स्टोमेटा है। तो कोबाल्ट क्वार्ट्ज पेपर से हम स्टोमेटा की पोजीशन, स्टोमेटा कितना है कितना नहीं, और किस सरफेस से प्रॉपरली ट्रांसफर हो रहा है किससे नहीं, ये सब पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम ट्रांसपिरेशन का अध्ययन कर रहे हैं। दैट इज, ये मैच कर रहा है। बात को समझिए, हम कर क्या रहे हैं, हम ट्रांसपिरेशन का अध्ययन कर रहे हैं कि भाई कहां से पानी निकल रहा है, कितना निकल रहा है, और स्टोमेटा की पोजीशन क्या है। जहां जहां स्टोमेटा होगा वहीं वहीं कोबाल्ट क्वार्ट्ज का पेपर पिंक होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्टर होगी। चारों मैचिंग आपकी सही है और ये आपका आंसर विल बी सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमारे डायरेक्टर सर जब भी क्लास में पढ़ाते थे तो वैसे कहते थे कि भाई पीटोमा याद कर लो। ठीक, पीटोमा याद कर लो, ये लॉन्गेस्ट फेज है, ये स्मॉलेस्ट फेज है, उसका यही घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट दैट इज एना फेज। ठीक है, तो ये है ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो अब कहते हैं कि अगर कहा जाए कि भाई सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज इंटरफेज, और अगर आप किसी सेल डिवीजन की पूछेंगे तो प्रोफेज, और प्रोफेज 1 और प्रोफेज में लगाएंगे तो प्रोफेज 1। ठीक है, क्योंकि प्रोफेज 1 सबसे बड़ा फेज होता है। ठीक है, तो ये प्रोफेज सबसे बड़ा और एनाफेज सबसे छोटा फेज होता है। टाइम ड्यूरेशन का ये ऑर्डर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान से देखिए। जैसे ये आपका वाटर कॉलम है, ठीक, अब ये पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये लगभग लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ठीक, तो ये ऊपर जो खिंचाव होता है फोर्स, वो है ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक, ट्रांसपिरेशन पुल, और नीचे इसके वेट के कारण, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका अपना एक मास होगा और ग्रेविटी नीचे लग रही है, दैट इज mg। तो mg भी एक फोर्स ही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक पुलिंग फोर्स। ये दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल कॉलम को खींचते हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे सपोज दैट ये आपका एक मेटल वायर है, एक फोर्स आपने इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, फिर ये और लंबा हो जाता है सर जी, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा। अब ये हल्का सा बीच से कहीं टूटने लगता है। ठीक, हमने फोर्स लगा ही रहे हैं, अब ये फोर्स इधर लगा, अब ये जाके टूट जाएगा सर। ठीक, अब ये टूट गया। ठीक, अब ये टूट गया, ये हमारा वायर। तो इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हो तो वायर टूट रहा है, यहां नहीं टूटा, यहां नहीं टूटा, यहां नहीं टूटा, यहां जाके ये वायर ब्रेक हो गया। इसका मतलब इस ब्रेकिंग को, इस पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी इस मेटल वायर में जो होती है वो होती है आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। या किसी भी फाइबर में, किसी भी थ्रेड में, जो किसी भी धागे की मजबूती, या किसी भी धागे की मजबूती या किसी वायर की मजबूती, खींचने की टेंडेंसी जो होती है, पुलिंग फोर्स को, इसकी टेंडेंसी, भाई हम खींच उतना ही सकते हैं जितना पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट कर सकें। यहां तक इसने रेजिस्ट किया तब तो लंबाई बढ़ा, यहां नहीं कर पाया तो ये ब्रेक कर गया, और इसी प्रॉपर्टी का नाम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वाटर के कॉलम 100 फीट ऊंचे पेड़ों में, 150 फीट ऊंचे पेड़ों में जो होते हैं ये वाटर कॉलम बने होते हैं। वाटर कॉलम अगर टूट जाएगा तो पानी प्रॉपरली पत्तियों में पहुंचेगा नहीं और प्लांट का सर्वाइवल रुक जाएगा। तो भगवान ने इस प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी पानी को दी कि भाई ऊपर भी फोर्स आपको लग रहा है और नीचे ये अपने वेट के कारण नीचे फोर्स लग रहा है, ताकि ये वाटर कॉलम ब्रेक ना हो, और यही प्रॉपर्टी वाटर कॉलम ना ब्रेक करने की ही कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है,
टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तो मैं फिजिक्स के तरीके से आपको समझा रहा हूं कि आखिर ये है क्या चीज़। ट्रांसपेशन पुल ऊपर लग रहा है, अगर ये यहाँ से ब्रेक कर गया पुल कारण तो भी वाटर कॉलम नहीं चढ़ेगा, और नीचे टूट गया तो भी नहीं चढ़ेगा। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसके 2 क्वेश्चन है आपकी। ये कॉलम वाटर विद इन द जाइलम वेसल ऑफ टॉल ट्री डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज टेंसाइल स्ट्रेंथ। और एक प्रॉपर्टी वाटर की जो रेजिस्ट करता है पुलिंग फोर्स को, ये आपकी बुक में लाइन लिखी है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ वो प्रॉपर्टी होती है वाटर को जो पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करता है। तो ये दोनों चीज जरूरी है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये मैंने फिजिक्स के तरीके सिखाया, क्योंकि कभी आशुतोष मिश्रा सर ने मुझे पढ़ाया था तो मुझे उनकी बातें याद थी, आज उनका पढ़ाया मेरे लिए काम आ गया, इसलिए मैं आज आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जहां तक आपका ब्रेक कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है एक प्रकार का। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये इस प्रॉपर्टी मेटल की या इस वाटर की एक तरह का रेजिस्टेंस है कि हम टूटेंगे नहीं इन फोर्स के रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये आपका पीवाई का क्वेश्चन था। तो mg जो नीचे लग रहा फोर्स, ये भी एक तरह का पुलिंग फोर्स ही है जो इसे नीचे खींच रहा था कि ये टूट जाए, तो ये टूटता नहीं इसकी वजह से। और ट्रांसपेशन पुल ऊपर लगता है तो इसलिए वहां भी टूटता। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ वो प्रॉपर्टी होती है वाटर की जो पुलिंग फोर्स का रेस्ट करती ताकि वो टूटे ना। अगर ये वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा तो पौधे का सर्वाइवल रुक जाएगा, ठीक है। और यहीं से आज का सेशन प्यारे बच्चों हम लोग खत्म हुआ, ठीक है। मेरा सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।